हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम आज बात करेंगे आपसे कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं और उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स हैं, नेचर में पाए जाने वाले कंपाउंड्स और ये एक्चुअली बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो हम इनको बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स में 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। और शुरू में बिगिनिंग में इनको कहा जाता था हाइड्रेटी डीकार्बोनी, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो के इक्वल होता है, वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और इनका जो फार्मूला मेंशन किया गया वो दिया गया CxH2O_Y। ये X और Y ये नंबर है, और ये नंबर जो होती है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब कह सकते हैं कि x may be equal to y और x may not be equal to y, दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं इसमें। अब जो कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में या कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में शुरू में पाए गए, उनमें से कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, मैनोज, रिबोज, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम, सेलुलोज एक्सेट्रा। तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हमने बताए, ये कुछ एग्जाम्पल्स कार्बोहाइड्रेट्स के। अब इसमें ये देखा गया कि जो फार्मूला है CxH2O_Y, इस फार्मूले को सेटिस्फाई करने वाले और भी कंपाउंड्स हैं। जैसे मतलब बात करें हम एक्सेप्शंस की, एक्सेप्शंस में वो जो फार्मूला तो सेटिस्फाई करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। मतलब बात करें नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें जैसे फॉर्मल्डिहाइड,
फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मूला लिखें तो CH2O SCHO, एसिटिक एसिड C2H2O ट्वाइस, ये कह सकते हैं, यानी CH3COOH। लैक्टिक एसिड C3H2O थ्राइस, यानी फॉर्मूला का लिखें तो CH3CHOH COOH। तो ये कुछ कंपाउंड्स हमने आपको बताए जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई तो करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। अब इसके बाद हम आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन इस फार्मूले को जस्टिफाई नहीं कर सकते या इसको सेटिस्फाई नहीं करते। तो एक्सेप्शंस में देख रहे हैं हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को जो इस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करते। तो एक्सेप्शंस में हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स और ये इस फार्मूले बताया कि इस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जैसे इसमें एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में एक एग्ज़ाम्पल हमने नहीं बताया था पहले, उसकी बात ज़रा से कर लें। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे रिबोज है C5H10O5, तो ये 5 कार्बन का ये कार्बोहाइड्रेट है रिबोज, लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन आता है वो डीऑक्सीरिबोज। डीऑक्सीरिबोज यानी C5H10O4। रैमनोज C6H12O5। फ्यूकोज भी C6H12O5। और रैमनो हेक्सोज यानी C7H14O6। तो ये बताए कुछ कंपाउंड्स डीऑक्सीरिबोज, रैमनोज, फ्यूकोज और रैमनोहेक्सोज। ये कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं, लेकिन ये इस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करते। तो कहने का मतलब यह कि एक्सेप्शंस दोनों तरह से हैं। फार्मूला है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, और फार्मूला नहीं है और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये आपको बताया। इसलिए जो लिटरल मीनिंग है वो आज मीनिंगलेस एक तरह से कह सकते हैं, उसकी कोई मीनिंग नहीं है। बस ये टर्म जो होता है वो यूज़ किया जाता है ये एक स्पेशल क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के लिए। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स को अब कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से बदल करके क्या डिफिनीशन दी गई। तो मॉडर्न डिफिनीशन जो कार्बोहाइड्रेट्स की दी गई है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर naturally occurring
ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स एंड कर सकते हैं एंड कीटोन्स आर कंपाउंड्स which produce them on hydrolysis. यानी कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो नेचर में पाए जाने वाले ऑप्टिकली एक्टिव बायोमॉलिक्यूल्स हुए, और ये हैं क्या एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनकी अगर हाइड्रोलिसिस कराएं तो हाइड्रोलिसिस होने से ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स मिलते हैं। तो ये बात रही डिफिनीशन की कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, ठीक। या ऐसे कंपाउंड जिनको हाइड्रोलाइज कर दें तो हाइड्रोलाइज करने पर ये सेम कंपाउंड्स हमको मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन, तो अब मेंशन कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया जाता रहा, यानी कह सकते हैं कि अर्लियर क्लासिफिकेशन और इस क्लासिफिकेशन की जो बेसिस थी, कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी। तो टेस्ट और सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को शुरू में डिवाइड किया गया दो कैटेगरीज में या दो टाइप्स में। पहले कहलाए शुगर्स, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वीट होते हैं टेस्ट में और वाटर सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट में मीठे होते हैं और एप्रिशिएबली जो होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, वो कहलाए शुगर्स। हाँ, ये चीज़ है कि मॉलिक्यूलर वेट जब इंक्रीज़ करता है तो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें वेरिएशन होता है, स्वीटनेस डिक्रीज़ करती है और सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ करती है। अब इसमें एग्ज़ाम्पल्स में अगर मेंशन करते हैं तो एग्ज़ाम्पल्स में हम कह सकते हैं, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स नहीं ले रहे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज,
माल्टोज एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स ले सकते हैं इसमें कि ये शुगर्स में है और इनका टेस्ट स्वीट होता है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे कि कार्बन एटम की नंबर कम या मालिक्यूलर वेट कम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सुक्रोज से, तो इस बेसिस पर कह सकते हैं कि सुक्रोज की जो स्वीटनेस है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से कम होनी चाहिए। लेकिन सुक्रोज जो होता है वो एक्सेप्शन हो गया, इट इज़ स्वीटर दैन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अर्लियर क्लासिफिकेशन में शुगर्स क्या होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो नॉन शुगर्स, तो नॉन शुगर्स में टेस्टलेस, sparingly, are insoluble in water। तो इसमें एग्जांपल्स में आप दे सकते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम एक्सेट्रा। तो ये बताया कि ये नॉन शुगर्स है। तो ये बताया कि अर्लियर क्लासिफिकेशन जो दो में डिवीज़न का था, शुगर्स और नॉन शुगर्स का। अब हम बात करते हैं दूसरे बेसिस पर कि क्लासिफिकेशन जो दूसरी तरह से किया गया वो क्या है। तो आपको बताएं कि जो सेकेंड क्लासिफिकेशन आया उसकी बेसिस रही बिहेवियर, रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन reducing behavior। रिड्यूसिंग बिहेवियर की बेसिस पर क्लासीफाई करते। तो रिड्यूसिंग बिहेवियर की बेसिस पर जो क्लासीफाई किया गया उसमें बात आई रिड्यूसिंग शुगर्स, और दूसरा टाइप जो आया वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ऐसे शुगर्स जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। मतलब ये कह सकते हैं कि रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, इन दोनों को जो रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर। क्यों रिड्यूस करते हैं? बिकॉज दे हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप्स। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स
जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस करते हैं, और उनका रीज़न है कि दे हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये कहलाए रिड्यूसिंग शुगर्स। एग्जाम्पल्स में all monosaccharides and disaccharides। सभी मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स इसमें आते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज ये आते हैं इसमें, एक्सेप्शन में क्या है, सुक्रोज। डाइसैकेराइड तो है लेकिन ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अब इसमें बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स वाले में कि ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या बताएंगे कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं वो कहलाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रीज़न क्या है कि उनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं पाया जाता है। तो कह सकते हैं डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री CHO एंड CO मतलब एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप्स। तो फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स की एब्सेंस के कारण जो होता है ये फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं सुक्रोज। सुक्रोज तो एक डाइसैकेराइड है लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका रीज़न ये है कि इसमें जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप ही आपस में अटैच्ड होते हैं। यानी इसकी बिल्डिंग यूनिट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक फंक्शन और फ्रक्टोज का कीटोनिक फंक्शन दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर का काम करता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया कि रिड्यूसिंग बिहेवियर की बेसिस पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे बाद के क्लासिफिकेशन की, जिसकी इम्पोर्टेंस हम सबसे ज़्यादा समझते हैं। वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो इस बेसिस पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको डिवाइड किया गया है
3 कैटेगरीज में मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और नंबर 3 जो हो गया वो पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स का मतलब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। अभी इनके बारे में डिटेल बात करेंगे। फिलहाल जानिए कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। क्योंकि बेसिस हाइड्रोलिसिस है, ये समझ रहे हैं हम कि इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होती मोनोसैकेराइड्स की, मतलब नॉट हाइड्रोलाइज्ड। इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। अब जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये हाइड्रोलाइज होते हैं। तो हाइड्रोलाइज होते हैं तो क्या देते हैं आपको? हाइड्रोलाइज टू गिव टू टू 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। इनके हाइड्रोलिसिस से 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं। और पॉलीसैकेराइड्स हैं तो इनको कह सकते हैं हाइड्रोलाइज टू गिव a large number of monosaccharide units। तो ये बताया कि हाइड्रोलिसिस की बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के हो गए, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। कहीं कहीं पर 4 टाइप्स भी मेंशन किया जाता है। उसमें ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स को सेपरेट कर देते हैं और फिर ट्राइसैकेराइड्स से लेकर के डेकासैकेराइड्स तक जो होता है वो ओलिगोसैकेराइड में मेंशन करते हैं। और बहुत ज़्यादा नंबर अगर हो गई तो पॉलीसैकेराइड्स। तो ये 3 टाइप्स हो गए। अब हम बात करते हैं पहले मोनोसैकेराइड्स की। तो मोनोसैकेराइड्स जो है ये कह सकते हैं कि नेचुरली आकरिंग सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। तो बता रहे हैं आपको कि ये नेचुरली आकरिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स है। फर्दर हाइड्रोलिसिस इनकी नहीं होती है सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में। अब जो जनरल फॉर्मूला इनका लिखा जाता है CnH2nOn, जहाँ n की वैल्यू जो होती है 2 to 10 होती है। अब देखिए इसमें लगभग अगर इनकी बात करें मोनोसैकेराइड्स की तो लगभग 20 नेचुरली आकरिंग
monosaccharides are known लगभग 20 नेचर में पाए जाने वाले मोनोसेक्राइड्स मालूम है। ये बात कर रहे हैं कि जो फार्मूला है वो CnH2ON, H2N दिया गया ON, तो इस फार्मूले के हिसाब से जो N की वैल्यू है वो 2 to 10 बताई गई। अब इसमें नेचर में जो पाए जाते हैं वो C3 to C7 इतने कार्बन वाले कंपाउंड्स ही होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। बाकी जो है वो सिंथेटिक मोनोसेक्राइड्स हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि N = 2 हो गया, तो इसका एग्जाम ये है ग्लाइकोल्डिहाइड। CH2OH CHO, तो ये सिंथेटिक है। इसी तरह से C8 से लेकर के C10 के जो मोनोसेक्राइड्स होंगे ये भी सिंथेटिक ओरिजिन के हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि डिफिनीशन में हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये बात मेंशन करने की कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन इसमें देखें तो ये जो है वो ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो का गिना तो जाता है फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन हम इसे इस कैटेगरी में पूरी तरह से इंक्लूड नहीं कर सकते। बस ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में माना जाता है और कार्बन एटम्स की नंबर 2 है। अब बात कर रहे हैं इसमें हम कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी जो मोनोसेक्राइड्स हैं, अभी बात कर रहे थे कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं। इनमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक और OH ग्रुप्स। तो उनके रिएक्शंस ये देते हैं। अब जो क्लासिफाई करते हैं मोनोसेक्राइड्स को, उसमें हम ये बताते हैं कि कार्बन एटम्स की नंबर कितनी है, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इनकी बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। और दूसरे जो है वो प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, या तो CHO ग्रुप होगा और नहीं तो CO ग्रुप होगा। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं। क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हो गए, वाटर सॉल्युबल हो गए। ये टेस्ट में स्वीटर होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आएंगे अभी, जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की। ये नेचुरली ऑकरिंग सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मोनोसेक्राइड्स हैं। तो अब जब क्लासीफाई कर रहे हैं इनको कार्बन एटम्स की नंबर और फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर, तो देखते हैं कि ये कैसे क्लासीफाई होते हैं। यहाँ मेंशन कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ कॉमन नेम, सामान्य रूप से उनको क्या कहते हैं,
उसके बाद से जो फंक्शनल ग्रुप पाए गए उसके हिसाब से या तो ये एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। तो जो कंपाउंड है वो क्या कहलाए, एल्डिहाइड जो होंगे वो कहलाते हैं एल्डोजेज, और जो कीटोन्स होते हैं वो कहलाते हैं कीटोजेज। तो अब कार्बन एटम्स की नंबर की बेसिस पर अगर हम देखें क्लासिफाई करके, तो ये कार्बन एटम्स के नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। 3 हो गया तो इनको कहते हैं हम ट्राइओजेस, ट्राइओज कह रहे हैं। ये टेट्रोजेस, पेंटोजेस, ये हेक्सोजेस और ये हेप्टोजेस। यानी यहाँ हम लिख रहे हैं ट्राइओज होगा, 3 कार्बन का जो मोनोसेक्राइड होगा वो ट्राइओज कहलाएगा, 4 वाला जो होगा वो टेट्रोज, 5 वाला पेंटोज, 6 वाला हेक्सोज और 7 वाला हेप्टोज। अब ये जो एल्डोजेज अगर हो गए तो नेम क्या मेंशन करेंगे ट्राइओज का, इसको बोलेंगे हम एल्डो ट्राइओज और इसको बोलेंगे कीटो ट्राइओज। यानी कह सकते हैं कि 3 कार्बन वाले जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो कहलाते हैं एल्डोट्राइओज या कीटोट्राइओज। अब इसमें टेट्रोजेज में एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज। एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज। एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज। और इसमें एल्डो हेप्टोज और यहाँ कीटोहेप्टोज। तो ये आपको बताया कि कार्बन एटम्स की नंबर और फंक्शनल ग्रुप को कंबाइन करके अगर देखते हैं तो 3 कार्बन वाले जो मोनोसेक्राइड्स है वो कहलाए एल्डोट्राइओजेस और कीटोट्राइओजेस, 4 वाले कहलाए एल्डोटेट्रोजेस, कीटोटेट्रोजेस। उसी तरह से एल्डोपेंटोजेस, कीटोपेंटोजेस, एल्डो वाले कंपाउंड्स हेक्सोज और हेप्टोज और कीटो वाले हेक्सोज और हेप्टोज। तो ये क्लासिफाई किया हमने मोनोसेक्राइड्स को। अब इसमें हम ये देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स कि ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो क्या है, एग्जाम्पल्स के बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल्स इनके देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले 3 कार्बन वाले कंपाउंड से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। तो इसमें एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम। C3 के लिए जो एल्डिहाइड होगा वो होगा, यानी एल्डो ट्राइओज जो होगा वो होगा ग्लिसरल्डिहाइड, और फॉर्मूला अगर लिखें तो CHO, CHOH, CH2OH। और दूसरा जो कंपाउंड होगा ये तो
एल्डिहाइडिक फंक्शन का हो गया, और अगर कीटोनिक का एग्जाम्पल है या कीटोन का एग्जाम्पल इसमें C3 में तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में फॉर्मूला हो गया CH2OH CO CH2OH। ये 3 के लिए हो गया। अगर 4 की बात करें तो इरिथ्रोज, फार्मूला जो लिखेंगे वो CHOH का ट्वाइस CH2OH और इसमें इरिथ्रोलोज, फार्मूला जो होगा वो CH2OH ये CO CHOH और CH2OH। तो बताया आपको 4 कार्बन का। अब इसके बाद से 5 कार्बन रिबोज। तो रिबोज में CHOH का थ्राइस और CH2OH, और इसमें लिखेंगे तो रिबुलोज। तो रिबुलोज का फार्मूला अगर मेंशन करें तो यहाँ मेंशन कर रहे हैं, देखिए रिबुलोज के लिए CH2OH CO CHOH ट्वाइस और CH2OH। तो ये बताया आपको कि C3 C4 और C5 के जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। अब थोड़ी सी एक चीज़ बता दें इसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मान ली कि कायरल सेंटर्स की बात करें तो ग्लिसरैल्डिहाइड है, इसमें एक कायरल सेंटर है। जो इरिथ्रोज है इसमें 2, रिबोज हैं इसमें 3, और जो करस्पॉन्डिंग कीटोन्स होते हैं उसमें कायरल सेंटर्स की नंबर इससे एक कम होती है। यानी कायरल सेंटर की इसमें बात करें तो इसमें कायरल सेंटर की नंबर 0 हो जाएगी, इसमें कायरल सेंटर की नंबर 1 हो जाएगी, और इसमें बात करें तो इसमें कायरल सेंटर की नंबर 2 हो जाएगी। तो ये हमने अभी आपको 3 एग्जाम्पल्स बताया। अब हम आपको बता रहे हैं C5 के बाद C6 C7 इन दोनों के लिए। C5 तक हम लोगों ने मेंशन किया है। 6 आप जानते हैं, सबसे फेमिलियर हैं C6 में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज में फर्स्ट फंक्शन एल्डिहाइडिक, CHOH में 4 और ये CH2OH इसमें होगा। तो ये CH2OH, ये CO, CHOH थ्राइस और CH2OH। ये बताया। इसमें कायरल सेंटर्स की नंबर देख रहे हैं, इसमें 4 कायरल सेंटर्स है और इसमें कायरल सेंटर्स की नंबर 3 है। इसी तरह से C7 की बात करें तो C7 में जो नेचुरली आखरिंग एल्डिहाइड है वो है L ग्लिसरो D माइनो हैप्टोज। फार्मूला में जो होता है C7H14O7, और इसमें कायरल सेंटर्स की बात करें तो 5 कायरल सेंटर्स हैं। ये एप्रिकॉट में, एप्पल में,
पाया जाता है, नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है। और यहाँ जो C7 के लिए हो गया वो सीडो हेप्टुलोज। फार्मूला यही होगा C7H14O2OO7 यही होगा। और कायरल सेंटर्स की नंबर जो होगी इसमें 4 हो जाएगी, क्योंकि एक सेकंड ग्रुप जो होगा वो कीटोनिक होता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि मोनोसेकेराइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद से ये ओलिगोसेकेराइड्स की। तो आप सॉरी इसमें नाम ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आपको आगे की चीज़ें बताते हैं। तो आपको बताया हमने इसमें कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं और उनमें कायरल सेंटर्स की नंबर कितनी होगी। अब थोड़ी सी एक बात बता दें कि कायरल सेंटर बताने का एम क्या है, क्यों हम कायरल सेंटर्स मेंशन कर रहे हैं इसमें। शुरू में ही मेंशन किया गया है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं उनके आइसोमर्स भी होते हैं। तो इनमें जो हम नंबर काउंट करते हैं कि कितने आइसोमर्स, क्यूरियोसिटी हो सकती है कि कितने आइसोमर्स किसी ये ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में या किसी मोनोसेकेराइड में हो सकते हैं। तो उसको काउंट करने का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ आइसोमर्स के लिए वो बता दें आपको, ये है 2 to the power n, where n equals to number of chiral centers। इसमें ये कायरल सेंटर्स की नंबर है, इसकी बेसिस पर जो था आप फाइंड कर सकते हैं कि कितने आइसोमर्स इसके होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं इसमें, जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में हमने बताया कि 4 कायरल सेंटर्स हैं, n इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर या आइसोमर्स की फाइंड करें तो कितना होगा, 2 to the power 4 यानी 16 आइसोमर्स। और आपको बताएं कि ये सभी आइसोमर्स पाए जाते हैं और इन सब के कॉन्फ़िगरेशंस वेल नोन है। तो इस वीडियो लेक्चर में केवल मोनोहाइड्रेट तक का ही क्लासिफिकेशन हम आपको बता पा रहे हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स का क्लासिफिकेशन। तो आप ये स्टार्टिंग वीडियो है, इसे ज़रूर देखिए और अपने व्यूज़ ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको ये एफ़र्ट कैसा लगा। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।